ठाकुर दिग्विजय सिंह का पूरे गांव में गहरा प्रभाव और असाधारण सम्मान था। वह अपने क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित व्यक्तित्व थे। ठाकुर दिग्विजय सिंह के परिवार में उनके छोटे भाई रणविजय सिंह, जो अब तक अविवाहित थे, और उनकी पत्नी मैना देवी और उनका एकमात्र पुत्र वीर प्रताप सिंह थे। ठाकुर दिग्विजय सिंह और रणविजय दोनों ही जीवन का भरपूर आनंद लेने वाले लोग थे और गांव के बाहर उनकी कई महिलाओं के साथ अवैध संबंध थे। उनका बेटा वीर प्रताप सिंह अपने पिता और चाचा से भी अधिक रंगीन मिजाज का था। यदि किसी महिला पर उसकी नजर पड़ती तो वह किसी भी हालत में उसे हासिल करके ही रहता था। गांव के सभी लोग इस बात से परिचित थे, लेकिन उनके भय के कारण कोई भी उनके सामने आवाज उठाने की हिम्मत नहीं कर पाता था। ठाकुर दिग्विजय सिंह की पत्नी मैना देवी इन सभी कृत्यों से भली भांति परिचित थी, लेकिन वह मजबूरी में चुप रह जाती थी। मैना देवी एक सीधी सादी घरेलू महिला थी और अपने पति और देवर के डर के कारण कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर पाती थी। हालांकि वह अपने बेटे को सुधारने की कोशिश जरूर करती, लेकिन वीर प्रताप उनकी बातों को नजरअंदाज कर देता था। परिवार में सभी उसे प्यार से वीर कहकर बुलाते थे। वीर का सबसे अच्छा मित्र नरेश था, जो उनके पिता के मुनीम जगजीवन राम का बेटा था। नरेश और वीर एक साथ खेलते और पढ़ाई करते बड़े हुए थे। नरेश भी वीर की तरह मस्तमौला था और इसलिए दोनों में गहरी मित्रता थी। गांव की पंचायत में ठाकुर दिग्विजय सिंह का सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी था चौधरी सुमेर सिंह। सुमेर सिंह भी दिग्विजय सिंह की तरह अपने क्षेत्र में प्रभावशाली थे। दोनों के बीच एक पुरानी खानदानी दुश्मनी थी और वे एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते थे। यह दुश्मनी पंचायत चुनाव के समय और भी भयंकर हो जाती थी, जहां दोनों एक दूसरे की जान लेने पर उतारू हो जाते थे। इस टकराव में गांव वाले अक्सर बलि का बकरा बन जाते थे, क्योंकि जिस पक्ष का सरपंच चुना जाता वह दूसरे पक्ष के लोगों को परेशान करने से नहीं चूकता था। यदि किसी पक्ष का सरपंच चुना जाता तो वह दूसरे पक्ष के लोगों पर हर संभव दबाव डालता था। एक बार वीर शहर से अपने गांव की ओर लौट रहा था, तभी रास्ते में एक लड़की ने हाथ के संकेत से उसकी गाड़ी रुकवाने की कोशिश की। जैसे ही वीर ने गाड़ी उसके पास रोकी, वह उसे देखता ही रह गया। वह लड़की ऐसी प्रतीत हो रही थी मानो स्वर्ग से कोई दिव्य अप्सरा धरती पर उतर आई हो। उसकी सुंदरता ने वीर को मंत्रमुग्ध कर दिया और वह एक क्षण के लिए अपनी सुध बुद्ध खो बैठा। तभी उस लड़की की मधुर आवाज ने वीर को उसकी सोच से बाहर निकाला। उसने कहा, क्या आप मुझे स्कूल के सामने छोड़ देंगे, जो मैं वहीं रहती हूँ। कुछ काम से गांव से शहर आई थी और अब लौटने के लिए कोई साधन नहीं मिल रहा है। रात भी होने वाली है और मेरे पास वापस जाने का कोई और विकल्प नहीं है। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? वीर ने तुरंत उत्तर दिया, हाँ हाँ बिल्कुल, आओ बैठो। और यह कहते हुए उसने उसे अपनी गाड़ी में बिठा लिया। पूरे रास्ते भर वीर उस लड़की की ओर देखता रहा। वह उसकी ओर आकर्षित हो चुका था और उससे बातचीत करने लगा। वीर ने पूछा, क्या तुम यहां अकेले रहती हो? लड़की ने उत्तर दिया, हाँ, मैं यहां अकेले ही रहती हूँ। दरअसल मेरी नियुक्ति अभी कुछ ही दिन पहले यहाँ के सरकारी स्कूल में हुई है। मैं किराए के एक छोटे से कमरे में रहती हूँ और यहाँ किसी को जानती भी नहीं हूँ। वीर उसकी बातें सुनता रहा, उसकी बातों में खोया हुआ, जैसे उसकी दुनिया अब इसी लड़की के इर्द गिर्द घूम रही हो। तब वीर ने कहा, क्या आपको वहां कोई असुविधा तो नहीं है? लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, सब ठीक है। वीर ने फिर कहा, अगर आपको किसी प्रकार की कठिनाई हो तो कृपया मुझे अवश्य बताना। यह सुनकर लड़की ने थोड़ी हैरानी से वीर की तरफ देखा। वीर ने खुद को संभालते हुए कहा, मेरा मतलब यह था कि आप यहां नई हैं
और किसी को ठीक से जानती भी नहीं है। इसलिए मेरा कर्तव्य बनता है कि अगर मैं किसी भी तरह आपकी सहायता कर सकूं तो मुझे बेहद खुशी होगी। मैं गांव के सरपंच ठाकुर दिग्विजय सिन्हा का बेटा हूं। लोग मुझे प्यार से वीर कहते हैं। वैसे आपका नाम क्या है? लड़की ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मेरा नाम रूप है, लेकिन सभी मुझे प्यार से रूपा बुलाते हैं। वीर ने हंसते हुए कहा, आपका नाम भी उतना ही सुंदर है जितनी आप खुद हैं। रूपा ने हल्की सी मुस्कान दी और कहा, रुको रुको, स्कूल आ गया, मुझे यही उतरना है। वीर ने तुरंत गाड़ी रोकी और रूपा को उतरने दिया। जब रूपा गाड़ी से उतरी तो वह मुस्कुराते हुए बोली, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। अब तो हम इसी गांव में रहते हैं, मुलाकात होती रहेगी। वीर ने उत्तर दिया, मुझे भी आपसे मिलकर बेहद खुशी हुई। फिर मिलेंगे, अब चलता हूं। ये कहते हुए वीर वहां से चला गया। रूपा से मुलाकात के बाद वीर पूरी तरह उसके सौंदर्य के नशे में डूब चुका था। अब हर वक्त, चाहे वह उठता, बैठता, सोता या जागता हो, उसके मन मस्तिष्क में केवल रूपा की ही तस्वीर घूम रही थी। रूपा हमेशा से सबकी निगाहों का केंद्र होती थी। उसकी मन स्थिति देखकर उसकी मां ने उससे पूछा, बेटा, तबीयत तो सही है ना? इस पर वीर ने धीरे से जवाब दिया, हाँ मां, अब मैं बिल्कुल ठीक हूं। लेकिन उसकी मां फिर भी चिंतित रही और बोली, तो फिर क्या बात है जो तुम आज इतने खोए खोए से लग रहे हो? यह सुनकर वीर ने धीरे से कहा, कुछ नहीं मां, बस थोड़ा सिर दर्द हो रहा था। उसकी मां ने तत्परता से कहा, आओ, मैं दबा देती हूं। मगर वीर ने जल्दी से कहा, नहीं मां, मैंने सिर दर्द की गोली ले ली है, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। ये कहकर वो अपने कमरे में चला गया और सारी रात रूपा के बारे में ही सोचता रहा। वह सुबह होने का बेसब्री से इंतजार करने लगा। सुबह होते ही वह जल्दी जल्दी तैयार होकर स्कूल पहुंच गया। वहां रूपा को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। रूपा आज हल्के गुलाबी रंग की साड़ी पहनी थी और बेहद आकर्षक लग रही थी। वीर को देखकर रूपा मुस्कुराते हुए बोली, अरे वीर, प्रताप सिंह जी, आप यहां? वीर ने उत्तर दिया, हाँ, बस यूं ही मिलने का मन हुआ, इसलिए चला आया। वैसे मुझे वीर प्रताप सिंह कहने की बजाय सिर्फ वीर कहना बेहतर लगेगा। ये सुनकर रूपा हंसते हुए बोली, लेकिन यह तो तुम्हारे घर वाले भी कहते हैं, है ना? वीर मुस्कुराते हुए बोला, हाँ, लेकिन तुम मुझे सिर्फ वीर कह सकती हो। रूपा ने शरारत भरे अंदाज में कहा, ठीक है, लेकिन एक शर्त है। वीर ने उत्सुकता से पूछा, कौन सी शर्त? रूपा ने हंसते हुए जवाब दिया, तुम्हें मुझसे दोस्ती करनी पड़ेगी। यह सुनकर वीर की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि वह इसी पल का इंतजार कर रहा था। वह बोला, हाँ, क्यों नहीं? आज से हम दोनों अच्छे दोस्त हैं। तुम अपनी हर समस्या मुझसे साझा कर सकती हो। यह सुनकर रूपा बोली, आप जैसा दोस्त पाकर मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। अब रूपा और वीर गहरे मित्र बन चुके थे। वे अपना खाली वक्त एक दूसरे के साथ बातें करने और घूमने फिरने में बिताने लगे। उनके साथ साथ नरेश भी रूपा से काफी घुल मिल गया और वह भी रूपा का अच्छा दोस्त बन गया था। एक दिन वीर ने हिम्मत जुटाकर रूपा से अपने प्रेम का इजहार किया और शादी का प्रस्ताव रखा। इस पर रूपा कुछ देर तक चुप रही और फिर बोली, वीर, हमारी शादी संभव नहीं है। वीर ने हैरानी से पूछा, क्यों? रूपा ने उदासी भरी आवाज में कहा, वीर, तुम एक रईस खानदान से हो, जबकि मैं अनाथ और बेहद गरीब हूं। इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। मुझसे विवाह करने पर तुम्हें और तुम्हारे परिवार को शर्मिंदगी और अपमान का सामना करना पड़ेगा। लोग तुम्हारी आलोचना करेंगे और तुमसे तमाम सवाल पूछेंगे। तुम्हें मुझसे कहीं बेहतर और प्रतिष्ठित घराने की लड़की मिल सकती है। रूपा ने उदासी से कहा। यह सुनकर वीर ने दृढ़ता से कहा, रूपा, मैं केवल तुमसे प्रेम करता हूं और तुमसे ही विवाह करूंगा।
मुझे इन दुनियावी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कहकर वीर वहां से चला गया और अपने माता पिता से जाकर सारी बात बताई। पहले तो यह सुनकर दिग्विजय सिंह और रणविजय सिंह बहुत नाराज हुए। वे बोले, तू उस मास्टरनी के साथ जैसा चाहे वैसा कर सकता है, लेकिन उसे हम अपने घर की बहू कभी नहीं बना सकते। पर वीर अडिग था। उसने साफ कह दिया, मैं शादी करूंगा तो केवल रूपा से, क्योंकि मैं उसी से प्रेम करता हूं। वीर की मां मैना देवी ने अपने पति और रणविजय को समझाया, जिसके बाद वे अनिच्छा से मान गए। वीर यह सुनकर बेहद खुश हुआ और अपने कमरे में चला गया, लेकिन दिग्विजय सिंह और रणविजय सिंह के मन में कुछ और ही योजना चल रही थी। वे रूपा जैसी अनाथ लड़की से वीर की शादी करवाकर जनता की सहानुभूति हासिल करना चाहते थे, जिससे वे सरपंच के चुनाव में जीत हासिल कर सकें। उनकी योजना यह थी कि चुनाव से पहले वीर और रूपा की शादी करवा दी जाए, जिससे लोगों का ध्यान उनकी ओर जाए और वे वोट हासिल कर सके। उसके बाद वे किसी दुर्घटना का बहाना बनाकर रूपा को खत्म कर देंगे और कुछ समय बाद किसी प्रतिष्ठित घराने की लड़की से वीर का विवाह कर देंगे। रूपा इस साजिश से अनजान थी और वीर से विवाह की बात सुनकर खुशी से फूली नहीं समाई। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी मनोकामना पूरी हो गई हो। वह दिग्विजय सिंह और रणविजय सिंह के खतरनाक इरादों से बिल्कुल अनभिज्ञ थी। अगले दिन वीर रूपा को अपने परिवार से मिलाने के लिए घर लाया। रूपा को देखकर वीर की मां का दिल खुशी से भर गया। वह लगातार रूपा को देखती रही और उसकी सुंदरता की बलैया लेती रही। रूपा की सुंदरता ने दिग्विजय सिंह और रणविजय सिंह को भी स्तब्ध कर दिया। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे रूपा स्वर्ग से उतरी कोई अप्सरा हो। वीर के परिवार से मिलने के बाद रूपा को भीतर से एक अनकही खुशी का अनुभव हुआ। विशेषकर जब वह वीर की मां मैना से मिली तो उसके दिल में मां की कमी का एहसास उमड़ आया। उसकी आंखों में आंसू छलकने लगे। मैना ने तुरंत उसे देखा और स्नेह भरे स्वर में पूछा, क्या हुआ बेटी, तू क्यों रो रही है? रूपा ने रूंधे गले से कहा, आंटी जी, आपको देखकर आज मुझे मेरी मां की बहुत याद आ गई। मैना ने उसकी आंसू पोंछते हुए कहा, बेटी, आज से खुद को अनाथ मत समझना। मैं तेरी मां हूं और अब से मुझे आंटी नहीं मां कहा कर। यह सुनकर रूपा ने खुद को रोक नहीं पाई और मैना की गले लग गई। इस दृश्य ने एक गहरी भावुकता का संचार कर दिया। अगले ही दिन ठाकुर दिग्विजय सिंह ने पूरे गांव के सामने अपने बेटे वीर और रूपा की शादी की घोषणा कर दी। यह सुनते ही गांव के लोग हैरत में पड़ गए। इतने प्रतिष्ठित परिवार का इकलौता बेटा एक अनाथ और गरीब लड़की से विवाह करेगा, यह बात सभी के लिए अप्रत्याशित थी। ठाकुर साहब के इस कदम की चर्चा हर तरफ थी। लोग उनकी दरिया दिली की प्रशंसा कर रहे थे। हालांकि जब यह खबर चौधरी सुमेर सिंह तक पहुंची तो उसके मन में गुस्से की लहर दौड़ गई। वह जानता था कि यह ठाकुर दिग्विजय सिंह की कोई नई चाल थी, चुनाव जीतने की। चौधरी सुमेर सिंह ने ठान लिया था कि वह इस चाल को सफल नहीं होने देगा। 2 दिन बाद वीर और रूपा की सगाई का मुहूर्त तय किया गया। पूरे गांव को आमंत्रण भेजा गया, जो एक असाधारण घटना थी, क्योंकि पहले कभी ठाकुर साहब या चौधरी सुमेर सिंह ने गांव वालों को इस तरह के आयोजनों में शामिल नहीं किया था। यहां तक कि सगाई के निमंत्रण में चौधरी सुमेर सिंह को भी बुलाया गया, जिसे पाकर वह दुविधा में पड़ गया। उसे समझ आ गया कि ठाकुर दिग्विजय सिंह उसे नीचा दिखाने के लिए यह सब कर रहे हैं। फिर भी सामाजिक बदनामी से बचने के लिए उसे इस आयोजन में जाना ही पड़ा। सगाई के दिन ठाकुर के घर पर चहल पहल का माहौल था। हर ओर सजावट की गई थी। मेहमानों का आना शुरू हो चुका था। मैना अपने बेटे की सगाई को लेकर खोली नहीं समा रही थी, हर कार्य में भाग ले रही थी। उसी समय चौधरी सुमेर सिंह
अपने बेटे अमर सिंह के साथ सगाई में पहुंच गए। सगाई के भव्य आयोजन में ठाकुर दिग्विजय सिंह ने खास मेहमानों के लिए खास इंतजाम किए थे। मनोरंजन के लिए उन्होंने एक सपेरों के कबीले से नचनिया बुलवाई थी। गांव के पास ही ये कबीला बसता था, जहां सपेरे नाग पकड़ने, उनका विष निकालने और बेचने का काम करते थे। वही उनकी महिलाएं गांव के उत्सवों में नाच गाकर रोजी कमाती थी। गांव वाले उन्हें नचनिया कहकर बुलाते और इनके कबीले को नचनिया ओखा का कबीला के नाम से जाना जाता था। ये महिलाएं अपने परिवार का पेट पालने के लिए अपनी कला का प्रदर्शन करती, लेकिन गांव के बड़े लोग इनका अक्सर दुरुपयोग करते। वे नाच के बहाने इनसे छेड़छाड़ और शोषण करने से बाज नहीं आते। इस कबीले की एक प्रसिद्ध नचनिया थी बिजली, जो अपने नशीले नृत्य और आकर्षक अदाओं के लिए मशहूर थी। उसके नाचने की कला ने पूरे गांव को मंत्रमुग्ध कर रखा था और लोग दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर हो जाते थे। इस बार भी ठाकुर दिग्विजय सिंह ने बिजली को विशेष रूप से आमंत्रित किया था। पंचायत के सभी लोग लजीज खाने और नचनियों के डांस का भरपूर आनंद ले रहे थे। गांव के लोग ठाकुर साहब की दरिया दिली और उनकी व्यवस्था की प्रशंसा करते नहीं थक रहे थे। ठाकुर साहब यह सब देखकर मन ही मन मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि उनका उद्देश्य भी यही था, अपने बड़प्पन को साबित करना। चौधरी सुमेर सिंह ये सब देखकर अंदर ही अंदर जल रहे थे। उन्हें अच्छी तरह पता था कि यह सब ठाकुर दिग्विजय सिंह की चाल का हिस्सा था। रूपा और वीर की सगाई विधिपूर्वक संपन्न हो गई थी और शादी की तारीख सगाई के 2 महीने बाद चुनाव से ठीक 10 दिन पहले तय की गई थी। ठाकुर दिग्विजय सिंह ने गांव वालों के सामने चौधरी सुमेर सिंह के साथ सम्मान पूर्वक व्यवहार किया और सार्वजनिक रूप से उसे गले भी लगाया। सभी गांव वाले ठाकुर साहब के इस शिष्टाचार की तारीफ कर रहे थे, लेकिन चौधरी सुमेर सिंह समझ रहे थे कि यह भी एक चाल है। सगाई की रस्म पूरी होने और मेहमानों के खाने पीने की व्यवस्था के बाद चौधरी सुमेर सिंह अपने बेटे अमर सिंह के साथ घर लौट आए। वह बेहद नाराज थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि दिग्विजय सिंह ने सबके सामने उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश की है। उनके मन में प्रतिशोध की ज्वाला जल उठी थी। वह सोच रहे थे, मैं दिग्विजय सिंह से इस अपमान का बदला जरूर लूंगा और उसकी चाल कभी कामयाब नहीं होने दूंगा। सगाई के 2 दिन बाद ही चौधरी सुमेर सिंह के पोते का जन्मदिन था, जिसे उन्होंने एक भव्य भोज के रूप में मनाने का निर्णय लिया। गांव के सभी लोग उनके आमंत्रण पर वहां इकट्ठे हुए, जिसमें ठाकुर दिग्विजय सिंह और उनका परिवार भी शामिल था। ठाकुर दिग्विजय सिंह और उनके भाई रणविजय सिंह ये जानते हुए मुस्कुरा रहे थे कि चौधरी सुमेर सिंह ने ये सब केवल इसलिए किया था ताकि वह खुद को गांव वालों के सामने ऊंचा दिखा सके। चौधरी सुमेर सिंह ने भी मनोरंजन के लिए वही नचनिया बुलवाई, जिसमें बिजली का नृत्य मुख्य आकर्षण था। उन्होंने गांव के हर व्यक्ति को गले लगाया और दिखावे के तौर पर गरीबों की मदद करने का आश्वासन दिया। यह सब कुछ दिखावा था, क्योंकि उनका असली उद्देश्य केवल दिग्विजय सिंह से बेहतर दिखना था। दिग्विजय सिंह अपने परिवार और भाई रणविजय सिंह के साथ इस आयोजन में शरीक हुए, लेकिन कार्यक्रम समाप्त होने के बाद लौटते समय उनकी गाड़ी का संतुलन बिगड़ गया और एक पहाड़ी से टकराकर गहरी खाई में जा गिरी। इस हादसे में रणविजय सिंह की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दिग्विजय सिंह एक पेड़ से लटककर गंभीर रूप से घायल हो गए। अस्पताल में उन्हें बचाने के लिए डॉक्टरों को उनका एक हाथ और एक पैर काटना पड़ा। जांच के दौरान ठाकुर दिग्विजय सिंह और उनके बेटे वीर ने पुलिस को बताया कि यह हादसा एक साजिश थी और उन्होंने आरोप लगाया कि चौधरी सुमेर सिंह ने गाड़ी के ब्रेक फेल करवाकर उनकी जान लेने की कोशिश की थी।
इस आरोप के आधार पर पुलिस ने सुमेर सिंह को हिरासत में लिया और उनसे कड़ी पूछताछ की गई। लेकिन चौधरी सुमेर सिंह ने इन आरोपों को पूरी तरह से निराधार बताते हुए कहा कि उन्हें इस घटना से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें खुद नहीं मालूम कि गाड़ी के ब्रेक कैसे फेल हुए। पूरी स्थिति चौधरी सुमेर सिंह के लिए भी उतनी ही हैरान करने वाली थी। ठोस सबूतों की कमी के कारण पुलिस ने चौधरी सुमेर सिंह को जमानत पर रिहा कर दिया। कुछ समय बाद ठाकुर दिग्विजय सिंह को भी अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। अब वो बैसाखियों के सहारे चलने में सक्षम हो चुके थे, लेकिन उनका रोजमर्रा का जीवन बुरी तरह प्रभावित था। उनके दैनिक कार्य जैसे नहाना, धोना और खाना सब उनकी पत्नी द्वारा करवाए जाते थे, क्योंकि उनका जो एक सही सलामत हाथ बचा था वह भी उल्टा था, जिससे वह किसी भी काम को आसानी से नहीं कर पाते थे। रणविजय सिंह की मौत ने ठाकुर दिग्विजय सिंह को भीतर से पूरी तरह तोड़ दिया था। इस हादसे के बाद उन्होंने रूपा और वीर की शादी की तारीख भी टाल दी। इस दुखद घटना के बाद गांव वालों की पूरी सहानुभूति ठाकुर दिग्विजय सिंह के साथ थी। लोगों को मन ही मन यह शक भी था कि इस दुर्घटना के पीछे कहीं न कहीं चौधरी सुमेर सिंह का हाथ हो सकता है। घटना को बीते हुए 2 महीने हो गए थे और सरपंच चुनाव का दिन आ गया था। पूरे गांव ने एकजुट होकर अपना मत ठाकुर दिग्विजय सिंह को दिया और वह भारी मतों से विजयी हुए। हालांकि इस जीत की उन्हें जरा भी खुशी नहीं थी। जिस जीत का जश्न वह पहले धूमधाम से मनाते, आज उसी जीत ने उन्हें निहसन कर दिया था, क्योंकि उनका छोटा भाई रणविजय सिंह अब उनके साथ नहीं था। चुनाव के 2 दिन बाद ही एक सुबह जब गांव का एक व्यक्ति खेतों में गया तो उसने नरेश की लाश देखी। यह खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। नरेश के पिता जगजीवन राम, वीर और अन्य गांव वाले तुरंत वहां पहुंचे। नरेश की लाश गांव के एक खेत में पड़ी थी। उसके सिर पर एक बड़ा पत्थर मारकर उसे मौत के घाट उतारा गया था। उसके शरीर पर खून के निशान थे और यह दृश्य सभी के लिए बेहद दर्दनाक था। नरेश के पिता अपने बेटे की लाश से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगे। नरेश ही उनका अंतिम सहारा था, खासकर उनकी पत्नी की मौत के बाद। गांव के लोग स्तब्ध थे और ये सोच रहे थे कि नरेश आखिर रात में खेत में क्या करने आया होगा। उसकी हत्या ने पूरे गांव को सदमे में डाल दिया। बहुत से लोग यह मान रहे थे कि नरेश की मौत के पीछे भी चौधरी सुमेर सिंह का हाथ हो सकता है। शायद चुनाव में हार का गुस्सा निकालने के लिए उन्होंने नरेश की हत्या करवा दी हो। किसी अज्ञात व्यक्ति ने पुलिस को सूचना दी और कुछ ही देर में पुलिस नरेश की लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजने पहुंच गई। शक के आधार पर पुलिस ने चौधरी सुमेर सिंह और उसके बेटे अमर सिंह को हिरासत में लेकर कड़ी पूछताछ की। हालांकि इस बार भी पुलिस के हाथ उनके खिलाफ कोई ठोस सुराग नहीं लगा। बाप बेटे दोनों ने नरेश की हत्या से साफ इनकार कर दिया। चौधरी सुमेर सिंह ने गुस्से में कहा, तुम सबको क्यों लगता है कि चुनाव में हार के कारण मैंने गुस्से में यह हत्या करवाई होगी? यह सरासर गलत है। मानता हूं कि मुझे हार से काफी निराशा हुई, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं किसी की जान लूं। पिछली बार जब मैं चुनाव हारा था तब भी किसी की जान नहीं ली, फिर अब क्यों लूंगा? कोई मेरे खिलाफ साजिश रच रहा है, मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। पुलिस ने हर संभव कोशिश की, मगर उन्हें कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला। आखिरकार चेतावनी देकर उन्हें छोड़ दिया गया कि पुलिस की नजर हमेशा उन पर बनी रहेगी, इसलिए कोई चालाकी करने की कोशिश न करें। ठाकुर दिग्विजय सिंह को यकीन था कि नरेश की हत्या में चौधरी सुमेर सिंह का ही हाथ है। इस ख्याल ने उन्हें आक्रोशित कर दिया। वीर, जो नरेश का सबसे करीबी दोस्त था, उसकी हत्या से टूट चुका था। रूपा ने वीर को संभालने और हिम्मत देने की कोशिश की, लेकिन वीर के दुख का कोई मोल नहीं था।
पुलिस के पास अब कोई ठोस दिशा नहीं थी। वे लगातार जांच पड़ताल कर रहे थे, लेकिन न तो ठाकुर रणविजय की हत्या के कातिल का सुराग मिल रहा था, न ही उस हमले का जिसने ठाकुर दिग्विजय सिंह को अपाहिज बना दिया और अब नरेश की हत्या भी कर दी। पुलिस और गांव वाले दोनों ही अजीब उलझन में थे। आखिर ये सब किसके इशारे पर हो रहा था? इसका मकसद क्या था? नरेश की मौत के बाद ठाकुर दिग्विजय सिंह ने वीर और रूपा की शादी की तारीख को और भी आगे बढ़ा दिया, ये सोचते हुए कि इस हालात में शादी करना उचित नहीं होगा। ऊपर से उन्हें यह भी डर था कि कहीं अगला निशाना वीर न बन जाए। इस चिंता के चलते ठाकुर ने शादी का विचार फिलहाल टाल दिया, लेकिन वीर इस निर्णय से बिल्कुल भी खुश नहीं था। वीर को अपने चाचा और नरेश की मृत्यु का दुख तो था, लेकिन उससे भी ज्यादा पीड़ा उसे रूपा से दूर रहने की हो रही थी। वह अब किसी भी कीमत पर रूपा को अपने पास पाना चाहता था। उसकी आत्मा में बेसब्री की एक आग जल रही थी, जो उसे जल्द से जल्द रूपा को हासिल करने के लिए मजबूर कर रही थी। इसी जल्दबाजी में उसने अपने पिता ठाकुर दिग्विजय सिंह से तुरंत शादी की बात की, परंतु ठाकुर ने साफ इनकार कर दिया। यह सुनकर वीर का दिल टूट गया और जब उसे कोई रास्ता नहीं सूझा तो उसने एक खतरनाक योजना बनाई। उसने सोचा, शादी की बातें तो चलती रहेंगी, लेकिन मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। एक दिन जब ठाकुर दिग्विजय सिंह और उनकी पत्नी दवा लेने अस्पताल गए थे, वीर ने घर के सभी नौकरों की छुट्टी कर दी। यह उसे एक सुनहरा मौका लग रहा था। उसने रूपा को अकेले में मिलने के लिए घर बुला लिया ताकि वह अपनी इच्छा पूरी कर सके। उस वक्त घर में सिर्फ वीर और रूपा थे। अचानक घर में आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी कि पूरे घर को अपनी चपेट में ले लिया। वीर और रूपा अपनी जान बचाने के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगे। उनकी चीखें सुनकर गांव वाले इकट्ठे हो गए। लोग अपने घरों से पानी लेकर आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आग और भी भड़कती जा रही थी। आग इतनी विकराल हो चुकी थी कि उसे रोकना मुश्किल हो गया था। रूपा किसी तरह घर से भागकर बाहर आ गई, लेकिन उसके शरीर पर चोटें आई। वह रोते हुए भीड़ से बार बार वीर को बचाने की गुहार लगा रही थी। जब ठाकुर दिग्विजय सिंह और उनकी पत्नी अस्पताल से वापस आए तो उन्होंने अपने घर को आग में जलते हुए देखा और घबरा गए। किसी ने उन्हें बताया कि वीर अंदर फंसा हुआ है। ठाकुर ने अपने बेटे को बचाने की कोशिश की, लेकिन लोगों ने उन्हें रोक लिया। आग को काबू करने के लिए दमकल गाड़ी और पुलिस को बुलाया गया, लेकिन जब तक वे पहुंचे तब तक पूरा घर आग में जल चुका था। वीर की जलकर मौत हो गई थी। अपने बेटे की मौत से उसकी मां मैना देवी सदमे में पागल हो गई और ठाकुर दिग्विजय सिंह अपने पूरे संसार को राख में तब्दील होता देख अवाक रह गए। पुलिस को वीर की जली हुई लाश मिली। गांव वाले ठाकुर को सांत्वना दे रहे थे, लेकिन वह अपना सब कुछ खो चुके थे। मैना देवी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। अस्पताल के उस कमरे में रूपा मैना देवी का सहारा बनने की कोशिश कर रही थी, परंतु मैना देवी अपने बेटे की मौत के गहरे शोक में डूबी हुई थी। ठाकुर दिग्विजय सिंह के जीवन में त्रासदी का तूफान उनके पूरे परिवार और गृहस्थी को तहस नहस कर चुका था। वह जैसे ही पुलिस की लापरवाही को याद करते, गुस्से और दुख से भरे हुए उन्हें कोसने लगते। आंसुओं से भरी आवाज में वह बार बार पुलिस को कोसते हुए कहते, अगर उन्होंने कातिल को समय पर पकड़ा होता तो आज मेरा बेटा जिंदा होता। उनके इस हृदय विदारक दृश्य ने वहां मौजूद हर किसी का मन द्रवित कर दिया था। नरेश के पिता जगजीवन राम ठाकुर साहब को अपने घर ले गए, जहां शायद वह उनके दर्द को बेहतर समझ सकते थे। इस बीच पुलिस ने शक के आधार पर फिर से चौधरी सुमेर सिंह और उनके बेटे को हिरासत में लिया, लेकिन कोई ठोस सबूत न मिलने पर उन्हें पूछताछ के बाद रिहा कर दिया। जब पुलिस ने वीर की मौत के संदर्भ में रूपा से सवाल जवाब किए तो उसने बताया
कि वीर ने उसे किसी महत्वपूर्ण कार्य के सिलसिले में घर पर बुलाया था। वे दोनों आपस में बातचीत कर ही रहे थे कि अचानक घर के पीछे से जलने की दुर्गंध आने लगी। घबराकर जब उन्होंने मकान के पिछवाड़े का दरवाजा खोला तो वहां आग धधक रही थी। आग की भयावहता देखकर वे दंग रह गए। इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, आग पूरे घर में फैल चुकी थी। रूपा ने आंसुओं से भरी आंखों से कहा, मैं और वीर अपनी जान बचाने के लिए घर से बाहर भागे। किसी तरह मैं तो बाहर निकल आई, लेकिन वीर जैसे ही बाहर आने की कोशिश कर रहा था, तभी कोई जलती हुई चीज उस पर गिर गई। उसके कपड़ों ने आग पकड़ ली और वह जलती लपटों में घिर गया। पुलिस ने रूपा से पूछताछ की, लेकिन उन्हें यह पता नहीं चल सका कि घर के पिछवाड़े में आग कैसे लगी। इस रहस्यमयी घटना से पुलिस भी उलझन में थी कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। देखते ही देखते यह खबर पूरे जिले में फैल गई, मानो आग की लपटें हर ओर पहुंच गई हो। मीडिया के लोग पुलिस पर सवालों की बौछार कर रहे थे और पुलिस खुद उन सवालों के जवाब ढूंढने में असमर्थ हो रही थी। पुलिस का पूरा दल उस कातिल की खोज में जुटा हुआ था, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद वे कोई सुराग नहीं पा सके। इस मामले ने पुलिस को हिलाकर रख दिया था, क्योंकि कातिल बहुत चालाकी से खेल रहा था। उसने बड़ी सफाई से 3 हत्याएं कर दी और ठाकुर दिग्विजय सिंह के जीवन को पूरी तरह तबाह कर दिया। ठाकुर साहब अब एक चलती फिरती लाश जैसे हो गए थे। उनका दिल बार बार यही सोचकर तड़पता था कि अगर वह कातिल उनके हाथ आ जाए तो वह उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। उधर मैना देवी अपने बेटे की मौत के बाद गहरे सदमे में चली गई और कोमा में पहुंच गई। डॉक्टरों ने उन्हें बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वे नाकाम रहे। मीडिया के बढ़ते दबाव और लोगों में पुलिस के प्रति आक्रोश को देखते हुए सरकार ने पुराने एएसपी को हटाकर नए एएसपी अशोक वर्मा को नियुक्त किया। अशोक वर्मा जटिल मामलों को सुलझाने में माहिर थे। उन्होंने इस केस के हर पहलू को बारीकी से देखा और उन स्थानों का दौरा किया जहां रणविजय सिंह, नरेश और वीर की हत्या हुई थी। उन्होंने चौधरी सुमेर सिंह और उसके बेटे से भी सख्त पूछताछ की, लेकिन उनके हाथ कोई ठोस सुराग नहीं लगा। लंबी जांच के बाद अशोक वर्मा के मन में एक विचार आया। उन्होंने अपने विचार को किसी के साथ साझा किए बिना इस मामले को खुद सुलझाने का निर्णय लिया। कड़ी छानबीन के बाद उन्हें एक महत्वपूर्ण सुराग हाथ लगा। उन्होंने तुरंत अपनी टीम को लेकर ठाकुर दिग्विजय सिंह के पास पहुंचने का निर्णय लिया। पहले उन्होंने ठाकुर साहब से गहन पूछताछ की, फिर गांव के लोगों से बात की और अंत में रूपा को थाने लाकर उससे सवाल जवाब किए। अशोक वर्मा ने कड़े शब्दों में रूपा से कहा, रूपा जी, आपका पूरा नाम क्या है? रूपा ने जवाब दिया, जी, मेरा नाम रूपवती है। अशोक वर्मा ने गंभीर स्वर में कहा, अपने परिवार के बारे में कुछ बताइए। उनकी सवालों की चुभती नजर से बचते हुए रूपा बोली, मेरा कोई परिवार नहीं है। मैं अनाथ हूं और अनाथालय में पली बढ़ी हूं। एएसपी अशोक वर्मा ने सख्त लहजे में कहा, तो आप इस गांव में पहली बार तब आई थी जब आपको यहां की स्कूल में नियुक्ति मिली? रूपा ने सहमति में सिर हिलाया, लेकिन वर्मा का गुस्सा बढ़ रहा था। उन्होंने कहा, झूठ बोलने की कोशिश मत करो रूपा जी, मैंने तुम्हारे अतीत की पूरी छानबीन की है। अब साफ साफ बताओ, तुमने नरेश, रणविजय और वीर की हत्या क्यों की? टेबल पर जोर से मुक्का मारते हुए अशोक वर्मा ने धमकाया, तुम्हारे खिलाफ सारे सबूत मेरे पास है, अब और झूठ मत बोलो। इस पर रूपा ने ठंडी निगाहों से वर्मा की ओर देखा और भारी मन से कहा, हाँ, मैंने ही उन तीनों की हत्या की। ठाकुर दिग्विजय का बर्बाद घर भी मेरी ही देन है। रूपा का यह कबूलनामा सुनकर पुलिस अधिकारी और गांव वाले सन्न रह गए। एक सीधी सादी दिखने वाली औरत इतनी खतरनाक हो सकती है, यह किसी के समझ से परे था। रूपा को अदालत में पेश किया गया। ठाकुर दिग्विजय सिंह, जो पहले से ही अपने बेटे की मौत से टूट चुके थे,
रूपा के खिलाफ आग उगल रहे थे। उनके वकील विवेक शर्मा ने अदालत से रूपा को 3 हत्याओं के लिए फांसी की सजा देने की मांग की। जज ने गंभीरता से रूपा से कहा, तुमने 3 हत्याएं की है, तुम्हें फांसी या उम्र कैद की सजा मिलनी तय है, लेकिन क्या तुम अपनी सफाई में कुछ कहना चाहती हो? रूपा ने एक गहरी सांस ली और मुस्कुराते हुए ठाकुर दिग्विजय सिंह की ओर देखा। ठाकुर साहब, आज आप अपने परिवार को खोकर कितनी पीड़ा महसूस कर रहे हैं, है ना? यही पीड़ा मैंने भी सहन की थी जब मेरा सब कुछ उजड़ गया था। उसकी आवाज में छुपे दर्द और गुस्से ने सभी को चौंका दिया। जज ने सख्ती से कहा, रूपा, जो कहना है वो साफ साफ कहो, पहेलियां मत बुझाओ। इस पर रूपा ने कहा, जज साहब, मैंने उन तीनों को मारकर अपने साथ न्याय किया है। वो मेरे जीवन को बर्बाद करने वाले थे और मैंने उनसे बदला लिया है। ठाकुर दिग्विजय सिंह क्रोधित होकर बोले, कौन सा बदला? हमने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? तब रूपा की आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा, आपको रेवती याद है ठाकुर साहब? रेवती का नाम सुनते ही ठाकुर साहब भड़क उठे और बोले, रेवती? किस रेवती की बात कर रही हो? रूपा की आंखों में गुस्से की चमक थी। उसने कठोरता से कहा, इतनी जल्दी भूल गए ठाकुर साहब? हाँ, मैं उसी रेवती की बात कर रही हूं। ठाकुर के चेहरे पर अब थोड़ी उलझन थी। वो कुछ पल सोचते रहे, फिर बोले, तुम उस नाचने वाली रेवती की बात कर रही हो? रूपा ने कड़वाहट से उत्तर दिया, हां, मैं उसी की बात कर रही हूं। रूपा ने गहरी सांस लेते हुए जज की ओर देखा और कहा, जज साहब, हमारा परिवार एक समय में बहुत खुशहाल था। हम सपेरों की बस्ती में रहते थे। मेरे पिता रामू सांप पकड़ने का काम करते थे और मेरी माँ गांव के कार्यक्रमों में नाच गाना करती थी। हम भले गरीब थे लेकिन खुश थे। हमारे कबीले में बच्चों को पढ़ाने का चलन नहीं था, लेकिन मेरे पिता का सपना था कि हमें पढ़ा लिखा कर एक अच्छा इंसान बनाए। उस समय मेरी बड़ी बहन रेवती 14 साल की थी, मेरी उम्र 8 साल और हमारा छोटा भाई गोलू जो सिर्फ 5 साल का था। एक दिन ठाकुर दिग्विजय सिंह के बेटे का जन्मदिन था और उन्होंने मेरी माँ और कबीले की औरतों को बुलाया नाच गाने के लिए। मेरी माँ और बाकी औरतें वहां गईं और कार्यक्रम में नाच गाना किया, लेकिन ठाकुर की निगाहें मेरी माँ की खूबसूरती पर गड़ी थी। उसकी नीयत खराब हो गई और उसने मेरी माँ के साथ गलत हरकत करने की कोशिश की। रूपा की आंखों में गुस्से और दर्द का समंदर था। उसने भारी स्वर में कहा, लेकिन मेरी माँ ने विरोध किया और अपमानित होकर वापस कबीले लौट आई। उन्होंने सारी घटना मेरे पिता को बताई और मेरे पिता को इस घटना से बहुत क्रोध आया। ठाकुर दिग्विजय सिंह ने अपनी हवेली वापस बुलाने के लिए कुछ आदमी भेजे, पर मेरी माँ ने उनके साथ जाने से साफ इनकार कर दिया। उनके इस इनकार से गुस्से में बौखलाए ठाकुर दिग्विजय अपने भाई रणविजय और कुछ गुंडों के साथ हमारे कबीले पर धावा बोल दिया। वहां पहुंचकर उन्होंने मेरी मां से जबरदस्ती करने की कोशिश की। जब मेरे पिता ने उनका विरोध किया तो उन लोगों ने उन्हें तब तक बेरहमी से डंडों से पीटा जब तक उनका दम न निकल गया। मेरे छोटे मासूम भाई गोलू ने जब देखा कि पिता को निर्दयता से मारा जा रहा है, वह बिलखते हुए उनके पास जाकर उनसे चिपक गया, लेकिन इन दरिंदों ने उसके मासूम होने की भी परवाह नहीं की। उन बेदर्दों ने उसे भी पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया। हम दोनों बहनें, मैं और मेरी बड़ी बहन रेवती, कोने में खड़ी होकर डर से थरथराती हुई यह पूरा भयावह दृश्य देख रही थी। ठाकुर दिग्विजय और उनके भाई ने इसके बाद मेरी मां के साथ जबरदस्ती की कोशिश की। अपनी इज्जत बचाने के लिए मां ने पास पड़ा एक चाकू उठाकर अपने पेट में घोंप लिया और वही आत्महत्या कर ली। कबीले के लोग सब कुछ चुपचाप देखते रहे, मगर डर के मारे कोई हमारी मदद के लिए आगे नहीं आया। ठाकुर दिग्विजय सिंह और उनके भाई की वहशियत ने मेरा हंसता खेलता परिवार मिट्टी में मिला दिया था।
हम इतने डरे हुए थे कि पुलिस में शिकायत दर्ज कराने की हिम्मत भी नहीं कर सके। मेरी दादी ने मुझे एक गांव के शिक्षक की मदद से अनाथ आश्रम भेज दिया, जबकि मेरी बहन किसी तरह अपनी जिंदगी के दिनों को गुजार रही थी। लेकिन दुर्भाग्य ने पीछा नहीं छोड़ा। ठाकुर दिग्विजय के बेटे वीर और उसके दोस्त नरेश की नजर एक दिन मेरी बहन पर पड़ी और उनकी नीयत बिगड़ गई। उन्होंने मेरी बहन का अपहरण कर लिया। उसके साथ दरिंदगी करने के बाद उन दरिंदों ने उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। जब उनसे भी मन नहीं भरा तो उन दुष्टों ने मिट्टी का तेल छिड़क कर उसे जला दिया। इस विभत्स घटना को सहन न कर पाने के कारण मेरी दादी भी सदमे में चल बसी। अब मेरी दुनिया में कोई नहीं बचा था। यह सब जानकर भी मैं उस गांव वापस नहीं जा पाई, परंतु मन में बदले की आग जलने लगी। मैंने कसम खाई थी कि जिस तरह ठाकुर दिग्विजय सिंह ने मेरे परिवार को बर्बाद किया है, वैसे ही मैं उनके परिवार को तबाह करूंगी। किस्मत का खेल ऐसा था कि मेरी नौकरी उसी गांव में लग गई। मेरा काम और भी आसान हो गया। जब मैं 9 साल की थी, उस समय इस गांव से अनाथ आश्रम गई थी, इसलिए इतने साल बाद कोई भी मुझे पहचान नहीं पाया। मैंने सबसे पहले उनके बेटे वीर को अपने मोहपाश में फंसाया। उस दिन जब चौधरी सुमेर के पोते के जन्मदिन से लौट रहे थे, मैंने पहले ही मौका देखकर उनकी गाड़ी का ब्रेक फेल कर दिया था। लेकिन किस्मत ने शायद ठाकुर दिग्विजय सिंह को बचा लिया। मुझे समझ नहीं आया ये कैसे हो गया। फिर जैसे वीर को अपने मोहजाल में फंसाया था, वैसे ही नरेश को भी अपने प्रेम के छलावे में फंसा लिया। उसे विश्वास दिलाया कि मेरा प्रेम वीर से नहीं बल्कि उससे है। इसी धोखे का फायदा उठाते हुए उसे एक रात खेत में मिलने बुलाया और समय देखकर उसकी हत्या कर दी। मेरा इरादा तबाही का था, खासकर उस भीड़ से बदला लेना जिसने मेरे जीवन को बर्बाद किया था। एक दिन वीर ने मुझे अपने घर बुलाया और मैंने चाय बनाने का बहाना किया। जैसे ही मैं रसोई में गई, मैंने गैस सिलेंडर के पाइप को खोल दिया, जिससे पूरे घर में आग फैल गई। मेरी योजना के मुताबिक मैं घर से सुरक्षित बाहर निकल आई, लेकिन वीर आग में फंसकर बाहर नहीं आ सका। उसकी वही मौत हो गई। मेरी प्रतिशोध की आग बुझ गई थी। मैंने ठाकुर दिग्विजय सिंह के परिवार को बर्बाद कर दिया, जैसे उन्होंने मेरे परिवार को तबाह किया था। रूपा की इस कथा को सुनकर वहां मौजूद सभी लोग स्तब्ध और दुखी थे। उन्हें समझ आ रहा था कि रूपा के साथ कितना बड़ा अन्याय हुआ था। जज ने काफी सोच विचार के बाद कहा, हाँ रूपा, तुम्हारी बातों को सुनने के बाद यह समझ में आता है कि तुमने बदले की आग में जलकर यह कदम उठाया है। इस अदालत का निर्णय है कि तुम्हें 10 साल की कारावास की सजा सुनाई जाती है और 10 वर्षों की लंबी प्रतीक्षा के बाद आज रूपा के जीवन में स्वतंत्रता का दिन था। जेल के फाटक से बाहर कदम रखते ही उसकी निगाहें विनय पर पड़ी, जो उसे देखने के लिए वहां खड़ा था। विनय उसके स्कूल और कॉलेज का साथी था, जिसने उसे हमेशा से पसंद किया और गहरे प्रेम से देखा। विनय को सामने देखकर रूपा ने बिना कोई प्रतिक्रिया दिए दूर जाने की कोशिश की, लेकिन तभी विनय की आवाज ने उसे ठिठका दिया। मुस्कुराते हुए विनय पास आकर बोला, काफी इंतजार कराया तुमने, और जब वह खत्म हुआ तो तुम यूं ही निकल रही हो। इस पर रूपा की आंखों में हैरानी और जिज्ञासा झलक उठी। विनय ने उसके कंधे पर हल्का सा हाथ रखकर कहा, रूपा, मैं तुम्हें इस दुनिया की तरह गलत नहीं मानता। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो शायद मैं भी वही करता जो तुमने किया। इन 10 सालों से मैंने तुम्हारे लौटने का बेसब्री से इंतजार किया है। आज वो इंतजार खत्म हो गया है। रूपा, मैं पहले भी तुमसे उतना ही प्यार करता था जितना आज करता हूं। क्या अब तुम मेरा साथ दोगी? इस दुनिया में मेरे पास कोई और नहीं है और तुम भी यह जानती हो। जैसे तुम अनाथ हो, वैसे ही मैं भी। अगर तुम मेरे साथ रहोगी तो मेरे जीवन को एक उद्देश्य मिलेगा। रूपा ने हिचकिचाते हुए कहा, लेकिन
विनय ने उसे बीच में ही रोकते हुए दृढ़ता से कहा, कोई लेकिन नहीं रूपा, मेरा सवाल सीधा है, क्या तुम मेरे साथ चलोगी जीवन भर के लिए? उसने अपने हाथ को उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, गुवाहाटी में मुझे एक बड़ी कंपनी में मैनेजर के रूप में नौकरी मिली है। हम वहां एक नई दुनिया बसाएंगे, यहां से बहुत दूर। क्या तुम मेरे साथ रहोगी? इस पर रूपा की आंखों में आंसू छलक आए। वह हल्की सी मुस्कुराई और बिना किसी और सवाल के उसने विनय के हाथ को थाम लिया। उसकी उंगलियों में मजबूती से अपनी उंगलियां फंसाकर वह उसे गले से लग गई। दोनों ने एक नई यात्रा शुरू की, एक नई दुनिया की तलाश में। कुछ समय बाद विनय और रूपा ने विवाह कर लिया और 1 साल बाद उनके घर एक प्यारी सी बेटी का जन्म हुआ। अब वे दोनों अपने बच्चे के साथ खुशी खुशी जीवन बिता रहे थे, नए सपनों और उम्मीदों के साथ। एक छोटे से गांव में एक साधारण किसान परिवार बसा हुआ था। उनके बेटे का विवाह नजदीकी गांव में तय हुआ और वक्त के साथ बारात अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान कर चुकी थी। अब दुल्हन को लेकर लौटने का समय आ गया था। ये भोर के लगभग 4 बजे का समय रहा होगा। दुल्हन को डोली में बिठाकर कहार चल पड़े थे और मन्नू भी उनके साथ था। गांव के आंगन में स्त्रियां अपनी नवेली बहू का बेसब्री से इंतजार कर रही थी और कुछ ही समय बाद उसकी विदाई भी हो जानी थी। दुल्हन के भाई भी साथ साथ दौड़ते हुए चल रहे थे, क्योंकि उसकी उम्र अभी 8-10 साल ही रही होगी। वह कहारों की चाल के साथ तालमेल बिठाने में असमर्थ था। लगभग 1 घंटे का समय बीत चुका था और अब उजाला फैलने लगा था। तभी गांव के बाहर पगडंडी से थोड़ी दूर एक कुआं दिखाई दिया, जिसके पास एक विशाल छायादार वृक्ष भी खड़ा था। कहारों को यह स्थान आराम करने के लिए उचित जान पड़ा। उन्होंने डोली वहीं रख दी और दुल्हन के छोटे भाई से कहा, तुम यहीं ठहरो, हम लोग कुछ समय में लौटते हैं। चारों कहार दूर खेतों में नित्य क्रिया हेतु चले गए। तभी दुल्हन ने अपने भाई से कहा, तुम भी जाओ बाबू, अपनी चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूं। उसकी बात नकारने का साहस भाई में नहीं था, सो वह भी चला गया। कुछ समय बाद सभी लौट आए। हाथ मुंह धोने और नाश्ता करने के बाद कहारों ने डोली को फिर से उठाया और मंजिल की ओर बढ़ चले। हालांकि अब डोली का भार उन्हें कुछ असामान्य महसूस होने लगा। वे सोचने लगे कि शायद दुल्हन को नींद आ गई है। जब वे अपने गांव पहुंचे तो महिलाओं ने थाली सजाकर नववधू को उतारने की तैयारी शुरू कर दी। छोटी छोटी लड़कियां उत्सुकता से दुल्हन का चेहरा देखने की कोशिश कर रही थी, मानो कोई अनमोल खजाना उनके सामने आने वाला हो। आखिरकार विधि पूर्वक दुल्हन को डोली से उतारा गया और उसे बैठा दिया गया। गांव की औरतों ने मंगल गीत गाना शुरू किया और सारा दिन खुशियों से सराबोर रहा। मेहमान और गांव वाले सब मिलकर इस पावन अवसर का आनंद ले रहे थे। धीरे धीरे शाम ढलने लगी और स्त्रियां अपने अपने घर लौटने लगी। अब घर में केवल परिवार वाले और कुछ खास मेहमान ही बचे थे। रात का समय आ चुका था और यह वह रात थी जिसे सुहागरात कहा जाता है। हंसी मजाक के बीच मन्नू को जबरन धक्का देकर उसकी भाभियों ने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। अब कमरे में केवल मन्नू, उसकी नई नवेली पत्नी और एक धीमी रोशनी वाला दीपक था, जो उस क्षण को और अधिक विशेष बना रहा था। दुल्हन ने संकोचवश अपना चेहरा घूंघट में छुपा लिया था और वह घुटनों में सिर दी बैठी थी। मन्नू भी संकोच से भरा था, समझ नहीं पा रहा था कि बात कहां से शुरू करे। आखिरकार उसने साहस बटोरते हुए धीरे से कहा, मेरा नाम मन्नू है, तुम्हारा नाम क्या है? दुल्हन पहले से उसका नाम जानती थी, फिर भी कपकपाती आवाज में बोली, मां, मेरा नाम गौरी है। मन्नू हंसते हुए बोला, अरे इतना जोर क्यों लगा रही हो? मैं जानता हूं तुम्हारा नाम गौरी है।
इस तरह दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई और मन्नू गौरी को देखकर अत्यंत प्रसन्न था। उसे एक सुंदर और समझदार पत्नी मिली थी। समय बीतने लगा और गौरी धीरे धीरे घर के सारे कार्यों की जिम्मेदारी संभालने लगी। समय अपनी गति से बहता गया। घर के कामकाज, चाहे खाना बनाना हो या कपड़े धोना, हर काम बड़ी सहजता से चलता रहा। धीरे धीरे जीवन में खुशियों ने अपनी जगह बनाई और मन्नू को 2 संतान सुख की प्राप्ति हो गई। अब मन्नू और गौरी के घर में 2 प्यारे बच्चे भी थे। शादी को लगभग 16-17 साल बीत चुके थे। मन्नू अब उम्र के 35वें साल से भी आगे निकल चुका था। खेतों और घर के काम की थकान उसके शरीर पर साफ झलकने लगी थी, लेकिन गौरी आज भी उसी जोश और उत्साह से घर के काम में लगी रहती थी, जैसे कि कुछ बदला ही न हो। कभी कभी मन्नू उसे टोकते हुए कहता, तुम इतनी ऊर्जा से सब काम कैसे निपटा लेती हो? कभी आराम भी कर लिया करो। इस पर गौरी हंसते हुए जवाब देती, जब बहू आएगी तो सारे काम उसे सौंपकर आराम ही तो करना है, और फिर अपने काम में जुट जाती। एक दिन मन्नू और उसके घर में काम करने वाले नौकर, जो मन्नू के पिता के समय से ही उनके साथ काम कर रहा था, खेत पर काम करने के लिए निकल गए। दोपहर होते होते मन्नू ने कहा, काका, आप घर जाइए और खाना ले आइए, तब तक मैं हल चलाता हूं। पहले आप खाना खा लीजिए, फिर मैं जाऊंगा। काफी कहने के बाद काका घर की ओर चल दिए। मन्नू के घर में ही काका का खाना पीना और रहने की व्यवस्था थी। घर पहुंचकर काका ने गौरी से कहा, बहू रानी, खाना लाओ, जल्दी खाकर लौटना है। मन्नू बाबू हल चला रहे हैं। उस वक्त गौरी चक्की चला रही थी। वह उठी, काका को खाना दिया और फिर चक्की चलाने में जुट गई। काका पास ही बैठकर भोजन करने लगे। तभी गौरी को ध्यान आया कि वह काका को दही देना भूल गई। उसने बैठे बैठे अपना हाथ बढ़ाया, जो उसके माथे से काफी दूर था, और उस शिकार तक पहुंच गई जिस पर दही रखी हुई थी। उसने दही उतारकर काका की थाली में रख दी। काका की नजर अचानक उस पर पड़ी और वह दृश्य देखकर उनके होश उड़ गए। उनकी थाली वहीं छूट गई और वह वहां से भाग खड़े हुए। वह हांफते हांफते, गिरते पड़ते मन्नू के पास पहुंचे। उनकी स्थिति देख मन्नू तुरंत हल छोड़कर दौड़ा और काका के पास पहुंचा। उसने घबराकर पूछा, काका, क्या हुआ? आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? काका की जुबान से शब्द नहीं निकल रहे थे। मन्नू ने उन्हें पानी पिलाया और थोड़ा शांत होने पर फिर से पूछा, काका, आखिर बात क्या है? आप इतने बेचैन क्यों हैं? काका ने कांपती हुई आवाज में कहा, मन्नू बेटा, वो तुम्हारी बहू है ना, वो औरत नहीं है। मन्नू ने चौंकते हुए कहा, काका, आप क्या कह रहे हैं? ये कैसी बात कर रहे हैं? साफ साफ बताइए। काका अब भी भय से कांप रहे थे, लेकिन उनके शब्द मन्नू के कानों में गूंज रहे थे। जैसे तैसे साहस बटोरते हुए काका बोले, बेटा, बहू रानी चक्की चला रही थी और बैठे बैठे ही उसने बिना उठे दही की हड्डियां उतार ली। वो औरत नहीं है, जरूर कोई आत्मा है। काका की बातें सुनकर मन्नू का दिमाग जैसे ठहर सा गया। एक क्षण के लिए ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी दुनिया ही उलट गई हो। फिर भी उसने अपने भीतर एक संयम बनाए रखा। वह काका को शांत करने की कोशिश में बोला, काका, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, यह जरूर कोई गलत फहमी होगी। लेकिन काका अपनी बात पर अड़े रहे और मन्नू भी अब गहरी सोच में पड़ गया। वह सोचने पर मजबूर हो गया कि काका, जो इतने वर्षों से उनके साथ रह रहे हैं, जिन्होंने कभी झूठ नहीं बोला, आज ये अजीब बात क्यों कह रहे हैं। मन ही मन उसने खुद को तसल्ली देते हुए कहा, काका, आप परेशान मत होइए, मैं हूं ना। लेकिन उसके दिल में एक संदेह ने जन्म ले लिया। वर्षों तक वह इस बात से अनभिज्ञ रहा कि उसकी पत्नी, जो हमेशा उसकी साथी रही है, हंसी मजाक में साथ रही है, वो क्या वाकई इंसान नहीं है।
मन्नू ने खुद से सवाल किया। काका तो झूठ नहीं बोलेंगे, आखिर वो हमारे परिवार का हिस्सा है, मेरे पिता की जैसे है। कुछ तो है। फिर उसकी सोच में वो विचार भी आया, गौरी इतने सालों से बिना थके कैसे इतनी जल्दी सारा काम निपटा लेती है। लेकिन तभी उसके दिमाग में उसके 2 बेटों की छवि उभर आई। कैसे मुमकिन है कि वो मेरे बच्चों की मां ना हो? मैंने खुद उसे उनके जन्म के समय देखा है। इन उलझनों के बीच मन्नू ने ठान लिया कि अब जो भी सच है घर जाकर ही पता चलेगा। घर लौटते समय काका अभी भी सहमे हुए थे और दरवाजे के भीतर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। उन्होंने बाहर झोपड़ी में खाट पर लेटने का फैसला किया। मन्नू भी अब घर लौट आया। रोज की तरह उसने गौरी को अपने पास बिठा लिया। खाते खाते उसने अचानक कहा, गौरी, काका कुछ कह रहे थे, क्या वो सही है? गौरी ने अनजान बनते हुए जवाब दिया, आप क्या कह रहे हैं? मुझे कैसे पता चलेगा कि क्या सही है और क्या गलत? लेकिन भीतर से वह सब कुछ समझ चुकी थी। मन्नू ने फिर बात छेड़ी। काका ने कहा कि तुमने बैठे बैठे ही दही की हड्डियां उतार ली थी। अब गौरी को भी सब सच बताने के अलावा कोई चारा नहीं बचा था। उसने जवाब दिया, हाँ, जो उन्होंने देखा वो सही है। मन्नू ने गंभीर स्वर में पूछा, जब ये सही है तो तुम एक पत्नी की तरह कैसे रह रही हो? और तुम 2 बच्चों की मां कैसे बन सकती हो? ये कैसे मुमकिन हो सकता है? वो भारी सांस लेते हुए बोली, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। बैठो, सब कुछ विस्तार से बताती हो। दोनों पलंग पर बैठ गई और फिर गौरी ने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और उसकी आवाज भारी हो गई, जैसे किसी दुखती हुई पुरानी याद को फिर से जी रही हो। वो बोली, ये उस दिन की बात है जब मेरी शादी बड़ी धूमधाम से हुई थी। डोली में बिठाकर मुझे उसी रास्ते से ले जा रहे थे जिससे आपकी दुल्हन की डोली आई थी। मैं डोली में बैठी अपनी नई जिंदगी के सुनहरे ख्वाब बुन रही थी। अपने होने वाले पति के बारे में सोच रही थी कि वो कैसे होंगे, मुझसे कितना प्यार करेंगे, मैं भी उनके लिए क्या कुछ करूंगी, हमारे बच्चे होंगे, उन्हें प्यार से पालूंगी। तभी मुझे महसूस हुआ कि डोली जमीन पर रख दी गई है। वहां कहारों ने कहा, दुल्हन जी, आप आराम से बैठी रहिए, हम लोग थोड़ी देर में लौटते हैं। उनके जाते ही मैंने पर्दा हटाकर इधर उधर देखना शुरू किया। वहां एक घना पेड़ था, लेकिन उस पर कोई पक्षी नहीं था। ये बात मुझे अजीब लगी। पास ही एक सूखा कुआं था। मुझे कुछ अनहोनी का एहसास होने लगा। तभी अचानक एक जोरदार आवाज आई और एक काले भयानक इंसान ने मुझे डोली से खींच लिया। उसके हाथों में इतनी ताकत थी कि मैं कुछ भी नहीं कर पाई। वह बोला, मैं वर्षों से अकेला हूं, तुझे मेरे साथ रहना होगा। और वह मुझे लेकर कुएं में कूद पड़ा। जब कहार लौटे और मुझे न पाकर शोर मचाने लगे, कुछ देर में गांव के लोग इकट्ठे हो गए और कुएं में झांका तो मेरे कपड़े तैरते हुए दिखाई दिए। सबको लगा कि मैंने आत्महत्या कर ली। मेरे ससुराल वाले भी वहां आ गए और मेरी डोली को लेकर चले गए। लेकिन मैं उस वक्त सब देख रही थी, कुछ कर नहीं पाई, क्योंकि उस प्रेत ने मुझे जकड़ रखा था। वर्षों तक मैं कई दुल्हनों पर काबू करने की कोशिश करती रही, लेकिन वो प्रेत मुझे रोकता रहा। फिर एक दिन उसने कहा कि उसका समय पूरा हो गया है और अब वह मुक्त हो रहा है। वह लुप्त हो गया और मेरी कैद खत्म हो गई। फिर मैं इंतजार करने लगी कि कोई ऐसी डोली आए जिस पर मैं अपना अधिकार जमा सकूं। आखिर वो दिन आया जब आपकी दुल्हन की डोली आई थी। जब सब लोग खेतों में चले गए तो दुल्हन का भाई वहीं रह गया। मैं मायूस हो गई, लेकिन तभी उसकी आवाज आई, बाबू, जाओ नित्य क्रिया कर लो, मेरी चिंता मत करो। बस वो मेरा मौका था। जैसे ही वह गया, मैं अपनी मुराद पूरी कर ली और तब से मैं यहां हूं। उसी समय दुल्हन पर झपट पड़ी, उसका गला दबोच कर कुएं में कूद पड़ी। फिर मैंने उसका रूप धारण कर लिया
और वापस डोली में जाकर बैठ गई। मेरी सबसे बड़ी समस्या यह थी कि मैं किसी को पहचानती नहीं थी, न किसी का नाम जानती थी। जब आपने सुहाग रात में मेरा नाम पूछा तो अंदर से मैं कांप उठी थी, लेकिन जब आपने अपने ही मुंह से गौरी कहा तभी मुझे पता चला कि मेरा नाम गौरी है। तब से लेकर आज तक मैं अपनी चतुराई का सहारा लेती आई हूँ, इसीलिए कोई मुझे पहचान नहीं पाया, यहाँ तक कि बच्चे भी। जब मैंने गौरी का अंत किया था तब मेरे दिल में भारी पछतावा था, लेकिन मेरा लालच मुझ पर हावी हो गया था। उसी लालच ने मुझे मजबूर किया और मैंने सपने बुनने शुरू कर दिए थे इस जीवन के। हर दिन उसी दिन से मैं भगवान से प्रार्थना करती रही हूँ कि मेरा भी एक घर संसार हो। मैं चाहती थी कि किसी को मेरी वजह से कोई हानि ना हो, सब कुछ ठीक से चलता रहे, मुझे भी बच्चे हो, मेरे पति और परिवार वालों को मेरी वजह से कोई दुख न पहुंचे और मेरा राज कभी न खुले। भगवान ने मेरी सुन ली, सब कुछ सही चलता रहा। लेकिन उस दिन मेरी बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया था। मेरा ध्यान भटक गया था। इक्का पास में ही बैठे हुए थे। मेरी मस्ती में मेरी सोचने समझने की शक्ति मानो खो गई थी। मैंने देखा भी नहीं कि इक्का खाना खा रही है। खैर, जो हुआ सो हुआ, अब मुझे कोई पछतावा नहीं है। आपने मेरे हर सपने को पूरा किया। मैं आपके ऋण तले दबी रहूंगी जन्म जन्मांतर तक। अब मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि मुझे यहां से जाने की अनुमति दे, क्योंकि अब मेरा राज्य खुल चुका है और मैं इस घर में नहीं टिक सकती। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। मैं गौरी को वापस नहीं ला सकती, लेकिन मैंने आपके प्रति वही स्नेह दिखाने की पूरी कोशिश की जो गौरी ने किया होगा। मैं नहीं जानती वह आपको कितना चाहती थी। तब वह अनोखी आत्मा फूट फूट कर रोने लगी। अब मन्नू की बारी आई। उसकी लालसा जानकर मेरा मन भर आया। उसे गले लगाते हुए मन्नू बोला, पगली, अब तक मैं तुझे ही गौरी समझता रहा और आज भी समझता हूँ। तू ही मेरी गौरी है। लेकिन भूतनी बोली, यह सब तो ठीक है, पर मैं एक आत्मा हूँ। अब मैं इस घर में नहीं रह सकती, मुझे जाना होगा। तमन्नाओं ने कहा, अगर तुम इस तरह अचानक चली जाओगी तो मैं समाज को क्या सफाई दूंगा, कैसे सबको समझाऊंगा? मेरे ससुराल वाले तो मुझ पर यह इल्जाम लगा देंगे कि मैंने अपनी पत्नी की हत्या कर उसे कहीं छिपा दिया। इस पर भूतनी ने शांत स्वर में कहा, एक उपाय है, तुम इसे किसी से मत कहना। मैं साधारण मनुष्य की तरह ही मृत्यु का वरण करूंगी। तुम विधि पूर्वक सभी कर्मकांड कर देना ताकि गौरी की आत्मा भी मुक्त हो सके। जब तुम मुझे चिता पर रखोगे तब तक सब मुझे देख सकेंगे, लेकिन जैसे ही तुम आग लगाओगे मैं कफन से लुप्त हो जाऊंगी। ये रहस्य सिर्फ तुम ही अनुभव कर पाओगे। और हाँ, मैं एक और वचन देती हूँ, अब तुम्हें और तुम्हारे परिवार को कोई भी कष्ट नहीं होगा। जब भी मेरी याद आए मुझे पुकार लेना, मैं तुरंत तुम्हारे पास आ जाऊंगी। और एक दिन ऐसा ही हुआ। भूतनी यानी गौरी अब इस संसार में नहीं रही। घर में विलाप और शोक का वातावरण छा गया। ससुराल वाले भी आ पहुंचे और गौरी के पार्थिव शरीर को श्मशान ले जाया गया। सबको बेहद दुख था कि मन्नू की इतनी संस्कारी और सुशील बहू अब इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी है। पूरे मोहल्ले में उसकी जैसी बहू कोई नहीं थी। उसका सम्मान और उसकी सेवा की चर्चाएं होने लगी। लोग उसकी अच्छाइयों को याद कर भावुक हो रहे थे। मन्नू अंदर से पूरी तरह बिखर चुका था। वह अपनी गौरी को इस तरह विदा नहीं करना चाहता था, लेकिन वह जानता था कि वह आत्मा है और उसकी कोई मर्जी नहीं चल सकती। जैसे ही मन्नू ने चिता को आग देने के लिए कदम बढ़ाया, वहां केवल कफन रह गया था। ये दृश्य सिर्फ मन्नू की आंखों ने देखा। बाकी सब लोग अनजान थे और शांति से अपने अपने घर लौट गए। आज भी मन्नू गौरी की यादों को भुला नहीं पाया है। जब भी उसकी याद आती है, वह आत्मा के रूप में उसे सांत्वना देने जरूर आती है।
दोस्तों, यह कहानी काल्पनिक है और केवल मनोरंजन के उद्देश्य से सुनाई गई है। इसका किसी वास्तविक व्यक्ति या घटना से कोई संबंध नहीं है। बहुत समय पहले की बात है। वीरपुर नगर पर राजा वीर सिंह का शासन था। वीर सिंह एक नवयुवक राजा थे जिनकी 3 रानियां थी, परंतु अब तक संतान का सुख उन्हें प्राप्त नहीं हुआ था। एक दिन सुबह सुबह राजा वीर सिंह शिकार पर निकले और अपने घोड़े पर सवार होकर जंगल की ओर बढ़ चले। जंगल में पहुंचते ही उनकी नजर एक बुजुर्ग महिला पर पड़ी जो खेत की मेड़ पर बैठी मूंज की पत्तियों को काट रही थी। राजा के मन में सवाल उठा कि यह वृद्धा इस निर्जन जंगल में क्या कर रही है। उत्सुकता के चलते वह घोड़े से उतरकर उस वृद्धा के पास पहुंचे। अपने राजसी घमंड में चूर उन्होंने उस महिला से अभिमान भरे स्वर में पूछा, ए बुढ़िया, तू इस सुनसान जंगल में अकेली क्या कर रही है? बुजुर्ग महिला ने राजा की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मैं जोड़ियां बना रही हूं और बिछड़वा रही हूं, किसी को मिला रही हूं तो किसी को अलग कर रही हूं, यही मेरा काम है। राजा वीर सिंह, जो अब भी कुछ समझ नहीं पाए थे, ने कहा, बुढ़िया, साफ साफ बता, तेरा असल मतलब क्या है? तब वृद्धा ने धीरे धीरे समझाते हुए कहा, बेटा, मैं इस संसार के लोगों की जोड़ियां बनाती हूं। किसी को जीवन साथी के रूप में मिला रही हो तो किसी की जोड़ी अलग कर रही हो। यह संसार का नियम है। जो साथ आते हैं वे एक दिन बिछड़ भी जाते हैं। राजा, जो अब तक अपने गर्व में मग्न थे, बोले, तो जब तेरा काम जोड़ियां बनाना है तो मेरी जोड़ी भी तूने बनाई होगी, है ना? बुजुर्ग महिला ने मुस्कान छिपाते हुए उत्तर दिया, हां बेटा, तेरी भी जोड़ी बनाई है। राजा, जो पहले से विवाहित थे, अपने गर्व के वश में आकर बोले, अच्छा, ये तो बता, मेरी जोड़ी किसके साथ बनाई है? वृद्धा अब समझ चुकी थी कि राजा वीर सिंह अपने राजा होने के अहंकार में इस प्रकार का प्रश्न कर रहे थे। वह भीतर ही भीतर सोचने लगी, ये राजा अपने वैवाहिक जीवन के बावजूद मेरी जोड़ी बनाने की बात कर रहा है। इसके घमंड का कुछ उपचार करना ही होगा। इसने मेरे साथ मजाक किया है, इसे इसका परिणाम भुगतना ही पड़ेगा। वृद्धा ने अपनी योजना मन ही मन बना ली और बोली, राजा, तेरी जोड़ी बनाई तो है, परंतु इसका परिणाम तू स्वयं देखेगा। ए राजा, तूने मुझसे पूछा कि तेरी जोड़ी किससे बनाई है, तो सुन, तेरी जोड़ी मैंने तेरी खुद की बेटी से बनाई है, जो तेरी पटरानी से जन्म लेगी। जैसे तूने मेरे साथ मजाक किया, वैसा ही मजाक तुझ पर वापस कर दिया। ये सुनते ही राजा के पैरों तले जमीन खिसक गई और वह बेमाता से अपने की के लिए क्षमा मांगने लगा। राजा ने विनती की, मुझे इस श्राप से मुक्त कर दे। बेमाता बोली, हे राजा, तू राजा है, तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है ना? फिर जा, देख ले कि क्या कर सकता है। मेरा वचन कभी झूठा नहीं हो सकता, परंतु यदि तेरे पास कोई शक्ति है तो उसे आजमाने में स्वतंत्र है। इतना कहकर बेमाता अपने कार्य में व्यस्त हो गई। राजा वीर सिंह, जो शिकार खेलना ही भूल गया था, अब गहरे दुख में डूबा हुआ अपने महल की ओर लौट आया। महल में पहुंचते ही राजा अपनी पटरानी चंद्रलेखा के पास पहुंचा, लेकिन उदासी उसके चेहरे पर स्पष्ट थी। रानी ने राजा की दयनीय दशा को देखा और चिंता में डूबी बोली, महाराज, क्या बात है? आप इतने दुखी क्यों हैं? राजा वीर सिंह ने भारी मन से कहा, महारानी, मैं तुझे कैसे बताऊं? मैंने आज घमंड में आकर एक बहुत बड़ी भूल कर दी। रानी चंद्रलेखा ने सवाल किया, कैसी भूल महाराज? राजा ने फिर अपनी रानी को पूरे घटनाक्रम की विस्तार से जानकारी दी। रानी चंद्रलेखा, जो धैर्य से सब सुन रही थी, अंत में मुस्कुराई और बोली, महाराज, आप अनहोनी की चिंता क्यों कर रहे हैं? जब हमारी अभी कोई संतान ही नहीं है तो बेटी कहां से आएगी?
और जब कोई बेटी ही नहीं होगी तो आपकी दुल्हन कैसे बनेगी? यह सुनकर राजा वीर सिंह को थोड़ी राहत मिली। उसे लगा कि रानी की बात में दम है। उसने मन ही मन सोचा कि जब तक उनके कोई संतान नहीं होती तब तक वही भविष्य की ऐसी किसी चिंता में नहीं डूबेगा। समय धीरे धीरे बीतने लगा और कुछ महीनों बाद रानी चंद्रलेखा गर्भवती हो गई। अब रानी को वह डर सताने लगा जिसे वह पहले नकार चुकी थी। गर्भधारण के बाद वह अपनी संतान की सुरक्षा को लेकर अत्यधिक चिंतित रहने लगी और हर कदम सोच समझकर उठाने लगी। धीरे धीरे रानी के प्रसव का समय निकट आ गया और उसने अपनी सबसे भरोसेमंद बांदी को 24 घंटे उसकी देखरेख के लिए नियुक्त कर दिया। जब प्रसव का क्षण आया तो रात्रि के लगभग 12 बजे रानी चंद्रलेखा ने एक अति सुंदर कन्या को जन्म दिया। जैसे ही उस कन्या का जन्म हुआ, रानी के मन में एक भय घर कर गया। उसे अपने पति राजा वीर सिंह के कहे वचनों का स्मरण हो आया, जिससे उसे डरावनी आशंका ने घेर लिया। रानी ने अपनी बांदी को तुरंत आदेश दिया, इस कन्या को यहां से ले जाओ और कहीं दूर जंगल में इसके प्राण हर लो, इससे पहले कि यह मेरे पति के लिए अपशकुन बन जाए। इस अभागी को समाप्त कर दो। बांदी ने आदेश सुनते ही कन्या को उठाया और एक फावड़ा लेकर महल से बाहर निकल पड़ी। जंगल की ओर जाते हुए वह गांव के पास स्थित एक पुराने गोबर के ढेर के पास पहुंची। बांदी ने सोचा कि अगर जंगल में जाते हुए किसी ने देख लिया तो हंगामा खड़ा हो जाएगा। इस सोच के साथ उसने गोबर के ढेर में ही गड्ढा खोदने का निश्चय किया। बांदी ने फावड़े से मिट्टी को खुरचते हुए गड्ढा खोदना शुरू किया, जिसमें वह मासूम कन्या समा सके। उसने गड्ढे में कन्या को दफन कर दिया और महल लौट आई।